हेलो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। हम चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 4 है समतल में गति। इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है सदिश। तो सदिश पे आधारित पहले 3 लेक्चर के वीडियो मैं आपको लिंक में भेज दूंगा। पहले 3 लेक्चर की जो आपने पहले भी पढ़े हैं क्लास में या फिर उनकी वीडियो देखी है, उन्हीं तीनों से अपन आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले वो पहले 3 लेक्चर आप देखें या फिर उन्हें रिवाइज करें अगर आपके देखे हुए हैं तो उनसे आगे बढ़ेंगे। तो लास्ट लेक्चर से मैं रिवाइज करता हूँ। लास्ट लेक्चर में बताया था सदिश त्रिभुज नियम। सदिश त्रिभुज नियम क्या होता है? यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं को सदिश रूप में व्यक्त किया जाए, जिनमें से 2 भुजाएं तो एक ही क्रम में हो और तीसरी भुजा विपरीत क्रम में हो। जैसे मान लो कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो 2 भुजाएं तो एक ही क्रम में, तीसरी भुजा विपरीत क्रम में। तो इन दोनों का योग तीसरी के बराबर होगा, यही बताया था। इन दोनों सदिशों का योग इस तीसरे सदिश के बराबर होगा। तो आंसर क्या आएगा? C बराबर A प्लस बी, ऐसा बताया था। तो ये था आपके पास सदिश त्रिभुज नियम। इसकी सहायता से 2 सदिशों का योग किया जाता है। करते हैं नहीं? ठीक है। एक अपन ने सेकंड बताया था समांतर चतुर्भुज नियम, है ना। समांतर चतुर्भुज नियम। तो समांतर चतुर्भुज नियम क्या बताया था? देखो आप ध्यान से। इसमें आपको बताया था मैंने कि यदि 2 सदिशों को, ऐसे बताया था समांतर चतुर्भुज नियम में, ऐसा को समांतर चतुर्भुज नियम, समांतर चतुर्भुज बनाया था। इसमें बताया था यदि 2 सदिशों को समांतर चतुर्भुज की 2 आसन्न भुजाओं से व्यक्त किया जाए। आसन्न भुजाएं मतलब एक ही बिंदु से निकलने वाली भुजाएं। तो 2 सदिशों को समांतर चतुर्भुज की 2 आसन्न भुजाओं द्वारा व्यक्त किया जाए तो इस समांतर चतुर्भुज का ये विकर्ण जो कि इन दोनों आसन्न भुजाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरता है, ये विकर्ण इन दोनों सदिशों के योग को व्यक्त करेगा R। तो ये आया था आपके पास R बराबर A प्लस बी। ठीक है। अब ये जो परिणामी आया, इन दोनों का जो योग आया, ये एक सदिश राशि है। तो इस सदिश का परिमाण ज्ञात करना है। परिमाण, तो परिमाण के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था √A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। ये अपन ने डेराइव किया था पिछली वीडियो में। और दिशा के लिए फार्मूला बताया था मैंने आपको। जैसे मान लो इन दोनों सदिशों के मध्य कोण थीटा है, तो ये योग जो है वो किस दिशा में होगा? तो सदिश A से यदि ये कोण बता दिया जाए अल्फा, तो दिशा पता लग जाएगी इसकी कि इस दिशा में होगा। तो दिशा बताई थी। परिणामी की दिशा कैसे ज्ञात करते हैं? अल्फा बराबर tan इनवर्स, ऐसा बताया था, B साइन अल्फा अपॉन A प्लस B कॉस अल्फा, ऐसा बताया था। नहीं, ये थीटा आएगा इसमें। ठीक है। थीटा क्या है? सदिशों A और B के मध्य कोण। और अल्फा क्या है? अल्फा परिणामी सदिश और A के मध्य कोण, जो कि परिणामी सदिश की दिशा को बताता है कि परिणामी सदिश सदिश A से इतने कोण पर है, मतलब इस दिशा में। तो ये अपन ने डेराइव किए थे और इस पे आधारित कुछ 4-5 न्यूमेरिकल भी मैंने आपको करवाए थे लास्ट के 2 लेक्चर्स में। तो वो ढंग से रिवाइज करें। ठीक है। सदिश, जो बच्चे नए हैं, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो वो समझे कि सदिश होता क्या है। उसके लिए लेक्चर 1 देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो यहाँ तक अपन बता चुके थे। अब तीसरा अपन लेते हैं, ये आज से समझना है, सदिशों का बहुभुज नियम। सदिशों का बहुभुज नियम। तो बहुभुज नियम क्या कहता है? तो बहुभुज नियम में मैंने आपको बताया था कि कोई भी बहुभुज ले लें। बहुभुज मतलब बहुत सारी भुजाओं वाला। अगर अपन कोई भी आकृति ले लें, जैसे मान लो समझने के लिए अपन षटभुज ले लेते हैं। ये कोई षटभुज है, 6 भुजाओं वाला है। अब इसकी प्रत्येक भुजा को सदिश रूप में व्यक्त करें। पहली भुजा A, दूसरी भुजा हो गई B, तीसरी भुजा मान लेते हैं सदिश C, और चौथी भुजा को व्यक्त किया सदिश D से, 5वीं भुजा को व्यक्त किया सदिश E से, और छठी भुजा को विपरीत क्रम में व्यक्त किया सदिश F से। बोलो ठीक है। तो बहुभुज नियम क्या कहता है? ये बिल्कुल त्रिभुज नियम की तरह है। तो त्रिभुज नियम के अनुसार यदि किसी बहुभुज की
सभी भुजाओं को सदिश रूप में व्यक्त किया जाए, या मान लो कि इसमें n भुजाएं हैं n, तो यदि किसी बहुभुज की n भुजाओं को सदिश रूप में व्यक्त किया जाए, उनमें से n-1 भुजाएं तो एक ही क्रम में हों और एक भुजा विपरीत क्रम में हो। जैसे मान लो ये 60 भुजाएं, तो इसमें से 5 भुजाएं तो एक ही क्रम में और एक भुजा विपरीत क्रम में। सब मान लो अष्टभुजाएं, तो 7 भुजाएं तो एक ही क्रम में होंगी, एक भुजा विपरीत क्रम में। तो n भुजाओं वाला बहुभुज है, तो n-1 भुजाएं तो एक ही क्रम में होंगी और एक भुजा विपरीत क्रम में होगी। तो ये जो विपरीत क्रम वाली जो भुजा है, ये इन सभी भुजाओं के सदिश योग के, इन सभी सदिशों के योग के बराबर होगी। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये होगी या नहीं? ठीक है, तो ये है आपके पास सदिशों का बहुभुज नियम। ठीक है, अगर मान ले, जनरली तो ऐसे डिफाइन करते हैं अपन, अगर मान ले कि ये सभी भुजाएं एक ही क्रम में आपको दे रखी हैं, सब भुजाएं, जैसे ये भी इधर, 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 लास्ट वाली भी इधर, तो अगर सब एक ही क्रम में दिए तो क्या परिवर्तन आएगा? देखो, ये तो ऐसे ही लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, लेकिन अगर देखा जाए तो ये जो f था, f, इसकी दिशा पहले यूं थी, अब की बार ये नीचे की तरफ हो गई, विपरीत हो गई। तो जब दिशा विपरीत हो जाए तो सदिश को क्या बोलते हैं? विपरीत सदिश या ऋणात्मक सदिश। तो -f से लिखेंगे, और -f को इधर प्लस में ले आए तो आंसर आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी और प्लस ई प्लस f और बराबर में 0। ठीक है, तो दो तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ क्या बोलेंगे? यदि किसी बहुभुज की n भुजाएं सभी एक ही क्रम में जाएं, यदि किसी बहुभुज की n भुजाओं को सदिश रूप में व्यक्त किया जाए और प्रत्येक सदिश एक ही क्रम में हो, तो उन सभी सदिशों का योग सदैव 0 होता है। या फिर ऐसे बोल दो, यदि किसी बहुभुज की n भुजाओं को सदिश रूप में व्यक्त किया जाए और उनमें से n-1 भुजाएं तो एक ही क्रम में हो और एक भुजा विपरीत क्रम में हो, तो विपरीत क्रम वाला सदिश एक ही क्रम वाले सदिशों के योग के बराबर होता है। तो ये कहलाता है आपके पास बहुभुज नियम। ये जो समांतर चतुर्भुज नियम है, इस समांतर चतुर्भुज नियम को भी इसी के अनुसार अपन बता सकते हैं। जैसे आपके पास कोई समांतर चतुर्भुज है, अगर इसमें 4 सदिश लिए गए हैं, ऐसे ही जैसे कोई भी चतुर्भुज है a b c d, अब इसमें बताओ 3 भुजाएं तो एक ही क्रम में ले लें और चौथी भुजा विपरीत क्रम में ले लें, तो वही आएगा जो चौथी भुजा है वो इन तीनों के इस सदिश योग के बराबर होगी। बोलो, होगी या नहीं? क्लियर? तो चतुर्भुज नियम ऐसे भी व्यक्त कर सकते हैं। बाकी ये वाला ज़्यादा बेस्ट है, ये तो केवल चतुर्भुज नियम है। चतुर्भुज नियम मतलब जब अलग अलग सदिश हों, चारों भुजाएं अलग अलग हों। और अगर समांतर चतुर्भुज नियम लगाओगे तो उसमें क्या होता है? आमने सामने के सदिश बराबर होते हैं, इसलिए इस तरीके से अपन हल करते हैं। तो ये बहुभुज नियम का मतलब समझे, चाहे त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज, षटभुज, अष्टभुज, कुछ भी हो, तो बहुभुज नियम का मतलब क्या होता है कि जो सदिश एक ही क्रम में, उन सबका योग विपरीत क्रम वाले सदिश के बराबर होता है। और केवल 2 सदिशों का योग ज्ञात करना है तो 2 सदिशों का योग 2 तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। एक तो ये त्रिभुज नियम से, एक समांतर चतुर्भुज नियम से, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये नियम आप ध्यान रखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं अपन सदिशों का व्यवकलन, सदिशों को घटाते कैसे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है सदिशों का व्यवकलन। घटाते कैसे हैं सदिशों को? तो सदिशों को घटाना बड़ा आसान है। देखो, ये एक त्रिभुज बनाया, अभी अभी आपने सदिश त्रिभुज नियम पढ़ा है। ये मान लेते हैं सदिश A है, ये सदिश B है और ये सदिश है आपके पास C है। तो अगर ये सदिश C है तो देखो A और B जो है वो एक ही क्रम में, तो C का मान क्या आएगा बताओ? C का मान आएगा A प्लस B। तो यहाँ पे क्या हुआ? 2 सदिश A और B का क्या हो गया बताओ? योग हो गया। बोलो, हुआ है? लेकिन मैं चाहता हूँ कि इन दोनों को घटा दिया जाए। तो इन दोनों को कैसे घटा सकते हैं ये आपको समझना है। तो इन दोनों को कैसे घटा सकते हैं आप देखना। यदि हम
इस सदिश b को विपरीत करके लगा दें, इधर लगा दें, इधर इस दिशा में, सदिश b को इस दिशा में लगा दिया, तो इस दिशा में लगाते इसका नाम क्या हो जाएगा, माइनस बी। उठा के और उल्टा कर दिया, तो बताओ सदिश तो वही है b, लेकिन दिशा हो गई विपरीत, तो ये विपरीत सदिश हो गया। तो माइनस चिन्ह किसको व्यक्त करता है, विपरीत दिशा को व्यक्त करता है, तो ये विपरीत सदिश या ऋणात्मक सदिश हो गया। बोलो हुआ या नहीं। तो यहाँ से हटा के इधर लगाया तो ये माइनस बी हो गया। अब इस त्रिभुज को यहाँ से बंद कर दो, ऐसे यहाँ तक कर दिया, और ये जो भुजा है इस पे एक नया सदिश नाम दे दो, ऐसे ही दे दिया, इसको नाम दे देते हैं डी। अब इसमें सदिश त्रिभुज नियम लगाओ। तो सदिश त्रिभुज नियम क्या कहता है, ऊपर वाले त्रिभुज को भूल जाओ, इसको तो देखो ही मत, इसमें लगाओ। तो इसमें देखो ये वाला सदिश इस क्रम में, ये वाला इस क्रम में, तो एक ही क्रम में आ गए, तो दोनों a और माइनस बी दोनों एक ही क्रम में आ गए। और ये वाला जो d सदिश है, ये d, ये विपरीत क्रम में हो गया, ये तो इधर से आ रहे हैं और ये इधर से जा रहा है। तो सदिश त्रिभुज नियम के हिसाब से इन दोनों का योग इसके बराबर होना चाहिए। तो d बराबर होना चाहिए सदिश a प्लस सदिश माइनस बी। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो d बराबर कितना आ गया बताओ, a माइनस बी। आया है नहीं। तो इस तरीके से अपन दो सदिशों का व्यवकलन कर सकते हैं, इनको घटा सकते हैं। वो लोग घटा सकते हैं। अगर ऊपर वाला ट्राइंगल यूज लेते हो, ऊपर वाला त्रिभुज लेते हो, तो यहाँ पे योग प्राप्त होता है ये, और अगर नीचे वाला त्रिभुज काम में लेते हो तो ये क्या प्राप्त होता है बताओ, व्यवकलन प्राप्त होता है। तो ऐसे अपन इनको घटा सकते हैं। समझ आया। आगे बढ़ते हैं। अभी अपन सदिशों के गुणा सीखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ विशेष चीजें मैं आपको सिखाता हूं जो बहुत ज्यादा काम में आएंगी, है ना। तो एकांक सदिश हमने पढ़ा था लास्ट, तो हम लेते हैं निर्देशांक अक्षों के अनुदिश एकांक सदिश। निर्देशांक अक्षों के अनुदिश एकांक सदिश ले लें। तो क्या आएगा निर्देशांक अक्षों के अनुदिश एकांक सदिश। देखो ये तीन निर्देशांक अक्ष लिए अपन ने, आपने 10 तक 2 पढ़े थे, अब 3 हो गए, एक्स वाई और जेड, ये हो गया 0, है ना। एकांक सदिश के बारे में मैंने क्या बताया था, ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1 हो, ऐसा सदिश जिसकी लंबाई क्या हो, इकाई हो, या जिसका परिमाण 1 हो, वो क्या कहलाता है, एकांक सदिश। और एकांक सदिश को किससे व्यक्त करते हैं, ए कैप से। एकांक सदिश को किससे व्यक्त करते हैं बताओ, ए कैप से। फॉर्मूला क्या होता है, सदिश ए बटे सदिश ए का परिमाण। ये चीजें कहाँ से आई, ये आपको लेक्चर 1 में मिलेंगी, लेक्चर 1 को अच्छे से देखें आप, ठीक है। एकांक सदिश को ए कैप, ऊपर एक टोपी लगी हुई है, कैप बोलते हैं, ए कैप से व्यक्त करते हैं। और कैसे ज्ञात किया जाता है, सदिश ए बटे सदिश ए का परिमाण, ठीक। एकांक सदिश का परिमाण सदैव 1 होता है, इसका परिमाण 1 होता है। ये सदिश है, ये सदिश ए का परिमाण है, ये अलग राशि है, इसका परिमाण सदैव 1 होता है। एकांक सदिश सदैव दिशा को व्यक्त करता है, किसको व्यक्त करता है, दिशा। दिशा को व्यक्त करने के लिए सदैव एकांक सदिश यूज में लिया जाता है। तो यहाँ पे एक्स अक्ष की दिशा को व्यक्त करने के लिए एक प्रचलित एकांक सदिश है आई कैप। वाई अक्ष की दिशा को व्यक्त करने के लिए एक प्रचलित एकांक सदिश है जे कैप, और जेड अक्ष की दिशा को व्यक्त करने के लिए है के कैप। जहां भी एकांक सदिश है वो दिशा को व्यक्त कर रहा है। जैसे मैं लिखूं 3 मीटर कॉमा धनात्मक एक्स अक्ष की ओर अपन चले, 3 मीटर चले धनात्मक एक्स अक्ष की ओर, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, 3 आई कैप। क्या लिख सकते हैं बताओ, 3 आई कैप, मतलब 3 इकाई चले हैं अपन किधर, आई कैप। आई कैप किसकी दिशा को व्यक्त करता है, धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा को व्यक्त करता है। तो 3 चले अपन, है ना, धनात्मक एक्स अक्ष की ओर, तो ये हो गया आई कैप। मैंने आपको बोला कि 4 इकाई दूरी चले वाई अक्ष की ओर, तो क्या लिखेंगे शॉर्ट में, 4 गुणा जे कैप। 4 तो परिमाण को व्यक्त करता है, परिमाण मतलब कितना चले अपन, 4 इकाई,
और किस तरफ चले हैं बताओ, वाई अक्ष की ओर। जे कैप किसको व्यक्त करेगा, वाई अक्ष। ये एक एकांक सदिश है जो वाई अक्ष की दिशा को व्यक्त करता है। मैं बोलूं 5 इकाई दूरी चले माइनस जेड अक्ष की ओर, या ऐसे ले लो माइनस एक्स अक्ष की ओर, तो क्या लिखेंगे इसको, -3 आई कैप, ठीक है, सॉरी -5 आई कैप। 5 क्या होगा, परिमाण, कितना चले 5, आई कैप मतलब एक्स अक्ष की दिशा में, और माइनस चिन्ह क्या बता रहा है, ऋणात्मक एक्स अक्ष की दिशा में। तो ये क्या व्यक्त कर रहा है, इधर चले अपन ऋणात्मक एक्स अक्ष की दिशा में 5 इकाई दूरी, ठीक है। तो ये जितने भी हैं आई कैप, जे कैप और के कैप, ये जो तीनों एकांक सदिश हैं, ये निर्देशांक अक्ष जो होते हैं एक्स, वाई और जेड, इनके एकांक सदिश हैं, इनकी दिशा को व्यक्त करते हैं। मतलब कहीं भी आई कैप, जे कैप और के कैप लिखा हुआ दिखे तो इसका मीनिंग क्या होगा, ये एक्स, वाई और जेड अक्ष की दिशा को व्यक्त कर रहा है। आई कैप लिखा है तो एक्स अक्ष की दिशा में, जे कैप लिखा है वाई अक्ष की दिशा में, और के कैप लिखा है तो जेड अक्ष की दिशा में। क्लियर है। अब जैसे मैंने लिखा, आप निर्देशांक लिखते हो जैसे 2,3, तो इससे आप क्या समझते हो कि एक्स अक्ष पे तो हम चले 2 और वाई अक्ष पे हम कितना चले बताओ, 3। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, 2 आई कैप और 3 जे कैप लिख सकते हैं, क्योंकि आई कैप किसको व्यक्त करेगा, एक्स अक्ष की दिशा को, और जे कैप किसको व्यक्त करेगा, वाई अक्ष की दिशा को। अब ये लिखते कैसे हैं स्थिति सदिश, ये अपन सीखेंगे, ठीक है। तो स्थिति सदिश कैसे लिखेंगे ये समझना है ना। तो देखो आप, किसी बिंदु का स्थिति सदिश, किसी बिंदु का स्थिति सदिश, है ना। जैसे मान लो कि आपके पास ये अक्ष हो गए एक्स, वाई और जेड, एक्स, वाई, जेड। अब यहाँ पे ये एक बिंदु ले लिया x, y, z, ये P बिंदु है, O एक मूल बिंदु है, और ये सदिश है इस दिशा में। जितने भी सदिश होंगे वो मूल बिंदु से शुरू होते हैं, तो इनकी दिशा सदैव मूल बिंदु से बाहर की ओर दी जाती है। तो ये कोई P बिंदु है, P बिंदु के निर्देशांक x, y, z है। अब इसको सदिश रूप में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, बिंदु P का स्थिति सदिश, बिंदु P की स्थिति बताने वाला सदिश, तो कौन सा होगा, OP, ऊपर लगाएंगे सदिश का निशान, तीर का निशान, तीर मतलब सदिश है, ये सदिश मतलब इसकी दिशा सदैव O से P की ओर है, O से P पे लगाया तीर तो दिशा OP रहेगी। इसको उल्टा नहीं लिख सकते PO, OP को OP लिखेंगे क्योंकि ये दिशा बताता है O से P की ओर। और लिखेंगे कैसे, x इकाई दूरी चला x अक्ष की दिशा में, x अक्ष की दिशा मतलब आई कैप, प्लस y इकाई दूरी चले y अक्ष की दिशा में, तो दिशा का मतलब j कैप, और z इकाई दूरी चले z अक्ष की दिशा में तो k कैप। ऐसे लिखा जाता है। जैसे किसी बिंदु के निर्देशांक है 1, 2, 3, आपसे पूछा जाए स्थिति सदिश, तो स्थिति सदिश OP बराबर 1 आई कैप, 2 जे कैप और 3 के कैप। इसका मतलब क्या होता है, एक दूरी चले x अक्ष की दिशा में, 2 दूरी चले y अक्ष की दिशा में, 3 दूरी चले z अक्ष की दिशा में। तो ये जो निर्देशांक होते हैं इन्हीं को सदिश रूप में ऐसे लिखा जाता है। तो ये आ गया किसी बिंदु का स्थिति सदिश, ये याद रखना आप। अगर इसका परिमाण निकालना चाहे, परिमाण मतलब केवल मात्रा, दिशा नहीं बतानी है, तो परिमाण निकालने का फॉर्मूला देखो OP। तो परिमाण कैसे निकाला जाता है, परिमाण मतलब इस सदिश की लंबाई, केवल लंबाई, दिशा नहीं बतानी है। तो लंबाई कैसे निकालें, 10th क्लास में आपने दूरी सूत्र पढ़ा है, दूरी सूत्र, तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0, तो 10th क्लास में दूरी सूत्र पढ़ा है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, तो दूरी सूत्र लगाओ तभी तो इसकी लंबाई आएगी। तो क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, हो गया। तो कितना आ जाएगा बताओ, अंडर रूट ऑफ, देखो ये x1 y1 z1, ये x2 y2 z2, तो x2 माइनस x1 मतलब x माइनस 0 का स्क्वायर,
वाई माइनस जीरो का स्क्वायर और जेड माइनस जीरो का स्क्वायर। तो हल करें तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बोलो आया? तो ये आ गई आपके पास ओपी की लंबाई। और ओपी की लंबाई का मतलब ये परिमाण हो गया। परिमाण का मतलब केवल लंबाई दिशा नहीं, केवल ये डायरेक्ट लिखता हूं मैं, इनको हटा देता हूं, इनको हटाया तो सदिश ओपी का परिमाण क्या आया? सदिश ओपी का, ये दो डंडे लगाते हैं, ये इनका मतलब होता है परिमाण। तो परिमाण आ गया अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बोलो आया है? तो ये परिमाण आ गया आपके पास, ठीक है। अब इसको आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो। कैसे? कि एक बिंदु दिया है एक्स वाई जेड, इसका स्थिति सदिश कैसे लिखेंगे? एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। और परिमाण निकालना है तो परिमाण कैसे निकालेंगे? ये जो है ना, आई कैप जे कैप और के कैप के गुणांक, आई कैप का गुणांक एक्स, जे कैप का गुणांक वाई, के कैप का गुणांक जेड। तो आई कैप जे कैप के कैप के गुणांकों, इनके गुणांक कौन कौन से हैं? एक्स वाई और जेड। आई कैप जे कैप के कैप के गुणांकों के वर्गों के योग, इनका वर्ग कर लिया, और वर्गों के योग का वर्गमूल, इनके आई कैप जे कैप के कैप के गुणांकों के वर्गों के योग का वर्गमूल, ये लेंगे तो ये किसको व्यक्त करेगा बताओ? परिमाण को व्यक्त करेगा। करेगा ऐसे। अगर आप एकांक सदिश ज्ञात करना चाहो, ओपी की दिशा में एकांक सदिश, ओपी की दिशा में एकांक सदिश कैसे ज्ञात करेंगे? एकांक सदिश, तो एकांक सदिश का फॉर्मूला मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। क्या बताया था बताओ? ए कैप बराबर सदिश ए बटे सदिश ए का परिमाण। अभी बताया था यहाँ थोड़ी देर पहले। एकांक सदिश दिशा को व्यक्त करता है। तो जैसे ओपी की दिशा में निकालना है एकांक सदिश, तो ओपी कैप बराबर सदिश ओपी, सदिश ओपी का परिमाण। तो ओपी कैप का मान कितना आ गया बताओ? सदिश ओपी, सदिश ओपी ये लिखा हुआ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और सदिश ओपी का परिमाण, परिमाण ये लिखा हुआ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इस तरीके से अपन सदिश ओपी की दिशा में एकांक सदिश भी ज्ञात कर सकते। तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। कोई दिक्कत इसमें? सदिश ओपी का परिमाण और सदिश ओपी की दिशा में एकांक सदिश, ठीक है। ये किसी एक बिंदु के लिए किया। अगर हम दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के लिए करें, ठीक है, तो यहां देखो आप, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा, रेखा का स्थिति सदिश, ये कैसे ज्ञात करेंगे ये समझना है आपको, ठीक है। तो देखो ये तीन अक्ष ले लिए, एक्स वाई जेड, ये दो बिंदु ले लिए अपन ने, ये तो ले लिया अपन ने P x1, y1, z1, और एक ये बिंदु ले लिया Q x2, y2, z2। अब इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, रेखा है PQ, इसकी दिशा ये मान लेते हैं अपन। क्या पढ़ रहे हैं? PQ। अगर हम PQ पढ़ेंगे तो दिशा होगी P से Q की ओर, और अगर अपन QP पढ़ेंगे तो दिशा किधर मानेंगे? Q से P की ओर। समझ में? डिपेंड करता है आप क्या पढ़ रहे हो। मैं PQ पढ़ रहा हूँ तो दिशा क्या मान ली? P से Q की, ठीक है। अब इसका स्थिति सदिश, मतलब इसको सदिश रूप में व्यक्त करना है। कैसे करेंगे? ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु से पहले तो इसको मिलाएंगे P को, फिर मिलाएंगे अपन Q को। मूल बिंदु से निकलने वाले सभी सदिशों की दिशा सदैव मूल बिंदु से बाहर की ओर दी जाती है। क्यों? क्योंकि मूल बिंदु से उद्गम होता है, शुरू होते हैं सदिश। तो यहाँ से शुरू हुए तो इस सदिश की दिशा इधर देंगे और इस सदिश की दिशा इधर देंगे, देंगे। क्लियर?
अब ये जो आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा है, त्रिभुज OPQ, इसमें आप लगाओ सदिश त्रिभुज नियम, सदिश त्रिभुज नियम से। तो सदिश त्रिभुज नियम क्या कहता है इसमें बताओ? अभी बताया था कि यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं को सदिश रूप में व्यक्त किया जाए और दो भुजाएं एक ही क्रम में हों, देखो ये दो भुजाएं एक ही क्रम में और तीसरी भुजा विपरीत क्रम में इधर से आ रही है, ये दो भुजाएं तो एक ही क्रम में, तीसरी भुजा विपरीत क्रम में, तो इन दोनों का योग तीसरी के बराबर होगा। तो इसको क्या लिखेंगे? OP, तो ये लिखेंगे सदिश OP प्लस इसको क्या लिखेंगे? PQ, और बराबर में क्या आ जाएगा बताओ? OQ। पढ़ना कैसे? तीर के निशान की दिशा में से OQ। अब OP को इधर ले आए तो PQ बराबर OQ माइनस OP, बोलो आया नहीं? PQ बराबर OQ माइनस OP। तो रेखा PQ को व्यक्त करना है तो उसको क्या लिखेंगे? OQ माइनस OP। ठीक, अब देखो बात करते हैं OP क्या होगा? OP देखो अभी बताया, समझना। OP मतलब इस बिंदु का स्थिति सदिश, P बिंदु का स्थिति सदिश। तो OP इसके निर्देशांक x y z है, तो इसको सदिश रूप में क्या लिखा था? xi कैप y j कैप z k कैप। तो ऐसे यहाँ पे OP को क्या लिखेंगे बताओ? OP को इसके निर्देशांक x1 y1 z1 है, तो OP को क्या लिखेंगे बताओ? x1 i कैप, y1 j कैप और z1 k कैप, बोलो लिखेंगे या नहीं? क्लियर है? इसी से मैच करो आप, तो इससे मैच करते हो आप ये वाला, तो ऐसे लिख दिया। ऐसे OQ को क्या लिखेंगे? OQ मतलब बिंदु Q का स्थिति सदिश, तो x2 i कैप, y2 j कैप और z2 k कैप लिखेंगे। अगर ये दोनों मान यहाँ रख दिए जाएं, इसमें रख दें, तो PQ का स्थिति सदिश क्या आएगा? PQ बराबर, इनको माइनस करेंगे तो x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, ये तो मान रख दिया अपन ने OQ का, फिर माइनस OP का रखेंगे x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप रख दिया। घटाएं, कैसे घटाएंगे बताओ? x वाले पद में से x वाला, y वाले में से y वाला, z वाले में z वाला, इनको घटाओ, दोनों में से क्या कॉमन है? i कैप, तो आ जाएगा x2 माइनस x1 i कैप। दूसरे को घटाओ y2 माइनस y1 j कैप और z2 माइनस z1 k कैप। आ गया? तो ये आपके पास आ गया दो बिंदुओं P और Q को मिलाने वाली रेखा का स्थिति सदिश। दो बिंदुओं P और Q को मिलाने वाली रेखा का स्थिति सदिश। एक बिंदु का स्थिति सदिश लेना है तो ये आएगा, और दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का स्थिति सदिश लेना है तो ये आएगा। अगर इसका परिमाण निकालना चाहें अपन, परिमाण कैसे व्यक्त करेंगे? PQ, ये दो डंडे परिमाण को व्यक्त करते हैं। परिमाण का मतलब होता है इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबाई, और लंबाई कैसे ज्ञात कर सकते हैं? दूरी सूत्र से, या फिर मैंने यहाँ डायरेक्ट तरीका बताया था क्या, कि i कैप, j कैप और k कैप के गुणांक ले लो, ये इनके वर्गों के योग का वर्गमूल। तो ऐसे यहाँ करो, i कैप का गुणांक x2 माइनस x1, j कैप का गुणांक y2 माइनस y1, k कैप का गुणांक z2 माइनस z1, और इनके वर्गों के योग का वर्गमूल। बोलो यही आएगा या नहीं? तो ये आपके पास आ जाएगा परिमाण। तो इस फॉर्मूले से अपन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का परिमाण ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आ गया हो। अगर आपको PQ की दिशा में एकांक सदिश ज्ञात करना है, PQ की दिशा में एकांक सदिश, तो एकांक सदिश कैसे ज्ञात करेंगे? बड़ा आसान है एकांक सदिश। PQ कैप बराबर PQ सदिश बटे PQ का परिमाण। देखो ये फॉर्मूला था एकांक सदिश का फॉर्मूला, एकांक सदिश बराबर सदिश बटे सदिश का परिमाण, एकांक सदिश बराबर सदिश बटे सदिश का परिमाण।
तो पी क्यू की दिशा में निकालना है तो पी क्यू कैप ये एकांक सदिश बराबर सदिश पी क्यू बटे सदिश पी क्यू का परिमाण। तो दोनों राशियां पता है आपको, सदिश पी क्यू की जगह क्या लिखेंगे ये ऊपर, और पी क्यू के परिमाण की जगह क्या लिखेंगे ये, बस इनको लिख दो आंसर आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन राशियों को सदिश रूप में व्यक्त करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।